हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजानिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो भी जेई एडवांस 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप में से कई बच्चे 27 का 28 का एग्ज़ाम भी देंगे। जेई एडवांस का एग्ज़ाम किस तरह से जेई मेन से डिफरेंट है, काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग गया होगा। जेई मेन बहुत ही प्रोसीजरल कन्वेंशनल काइंड ऑफ एग्ज़ाम है। उसमें मोस्टली सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे पहले से देखे हुए और किए हुए होते हैं, लेकिन एडवांस का एग्जाम टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। उसके अंदर कोई देखा हुआ और किया हुआ सवाल आ जाए तो बड़े मजे आते हैं। अदरवाइज मोस्टली सवाल जो होते हैं वो थोड़े फ्रेशनेस के साथ होते हैं, कुछ ना कुछ नयापन भी रहता है। जेई एडवांस के एग्जाम में तो मैं इवन ये भी नहीं पता कि पेपर कितने मार्क्स का होगा। 360 का होगा, 390 का होगा, 420 का होगा, 330 का होगा, नहीं आइडिया। बस इतना आइडिया कि 3 के मल्टीपल का होगा, दैट्स इट। कितने सवाल पूछेंगे, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, पैराग्राफ जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या पैराग्राफ में सिंगल चॉइस क्वेश्चन होंगे, या फिर जैसे 2019-20 के अंदर ऐसे पैराग्राफ भी पूछ रखे थे जिसके अंदर मैच द कॉलम वगैरह हुआ करता था। सो नो वन नोज कि पेपर के अंदर किस तरह की चीज़ें आएंगी। ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारी एग्जाम स्किल्स कैसी है। आप में से जो बच्चे जेई एडवांस के लिए सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके साथ ये डिस्कशन करना चाह रहा था काफ़ी सारे समय से कि एग्जैक्टली जेई एडवांस के पेपर को देना कैसे है। मैंने इस पूरे लेक्चर को बनाने में काफ़ी समय स्पेंड किया है, बहुत सारे बच्चों से बातें की है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखे हैं, बहुत सारे बच्चों से कॉल पे बात की है, और ऑफ कोर्स बेटा मैंने इन दिनों जो जेई एडवांस के जो पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके बाद जाके मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ये वाला लेक्चर बनाऊंगा। आपके पास बड़ा अगर समय हो सिर्फ और सिर्फ तभी इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपके पास समय न हो तो बेटा इसी वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रख लेना, और जब भी आपको रात में या शाम में लगभग आधे पौन घंटे के आसपास का आपके पास समय हो तो बड़े आराम से इत्मीनान से शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो भी देखना, और उसके बाद थोड़ी देर तक एनालाइज भी करना कि मैंने एग्जैक्टली क्या कहा और आप उसको कैसे कैसे अपने अगले आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, और एक्चुअल एडवांस के अंदर आप और इंप्रूव कर सकते हो इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करके। सबसे पहली बात, जैसे बेटा अगर मान लो कि मैं वाई एक्सेस में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फिर मेरी कैलकुलेशंस कितनी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी है, उसको अगर मैं टाइम के साथ अगर प्लॉट करूँ तो ऑफकोर्स बेटा जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवाइज करते हैं और लेक्चर्स पढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑफकोर्स लगातार ये बढ़ता चलाता है और लास्ट में कोई ना कोई असिम्प्टोट टाइप बन जाता है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी जेई एडवांस का जस्ट 20 दिन के आसपास दूर है, वो रफली ऐसा मान के चल रहे बेटा कि वो लगभग इस मामले के अंदर यहाँ कहीं पहुँच गए हैं। उनका एग्ज़ाम जो ना वो बेटा अब ऐसे मान के चलो कि बस 20 दिन दूर है, और इस 20 दिन की दूरी के अंदर, ये 20 डेज़ मान लेता हूँ, इस 20 डेज़ की दूरी के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, कैलकुलेशन हो गई, है ना बेटा, मैनिपुलेशंस हो गई, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे आमूल चूल परिवर्तन नहीं आ सकता। इसमें जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डीवाई चेंज आएगा। तो जो एक्चुअली हमारे मार्क्स इंप्रूव होने हैं, लेट्स से कि पेपर के अंदर मेरे 50% मार्क्स आ रहे हैं, अगर मुझे 55% लाने हैं, या फिर मेरे लेट्स से बड़ा 35% मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 45% मार्क्स लेने आए, तो जो गैप है, जो नंबर लाने हैं, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है। ऑफकोर्स बट अभी भी कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा जो तुम्हारे ATS में आएगा, है ना, और वो एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी चिपक जाएगा, तो उस केस में ऑफकोर्स बड़ा हमें हल्का फुल्का फायदा होगा, तय बात है। बट जो एक्चुअल मार्क्स का जो इंक्रीमेंट है वो बड़ा आपके टेस्टिंग स्किल्स के अंदर है। बिलीव मी, आपके कितने नंबर क्यों ना आ रहे हो, आप बहुत ही बढ़िया फोड़ रहे हो, आपने मचा रखी हो, आपके 360 के पेपर में से 210 नंबर आ रहे हो, फिर भी मेरे को ऐसी फीलिंग है कि आपके बेटा जो टेस्टिंग स्किल्स है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। एंड व्हाट आई बिलीव दैट कि अगले 20 दिन के अंदर, आप अगले 20 डेज के अंदर आपके अंदर जो टेस्टिंग स्किल्स का जो इंप्रूवमेंट है वो डीवाई ना होकर डेल्टा वाई है। तो जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो टेस्टिंग स्किल्स पर डिपेंड कर रहा है। यू हैव टू वर्क मोर ऑन द टेस्टिंग स्किल्स एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम होना चाहिए, रिविजन करना और अपनी टेस्टिंग स्किल्स पे काम करना। उन टेस्टिंग स्किल्स पे कैसे काम करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आराम से इत्मीनान से आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। 2025 के अंदर बेटा मैं रफली बता रहा हूँ कि रैंक 1 जो थी बेटा वो 332 नंबर पे आई थी, 25वीं रैंक 307 नंबर पे, 101 रैंक जो वो 278 मार्क्स पे। ये सारे के सारे मार्क्स आउट ऑफ 360 हैं। 1000 रैंक 234 नंबर पे, और 2001 रैंक जो है बेटा वो आपकी 181 मार्क्स के आसपास बेटा आपके पास आई है। 2001 रैंक जो बेटा आपके पास वो 181 रैंक के आसपास आई है। फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली 1000 रैंक जो है ना उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 124 नंबर है, लेकिन जो अगली 9000 रैंक हैं उनके बीच में नंबरों का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 108 नंबर है। इसका मतलब एक एक नंबर पर 80 से 90 के आसपास बच्चे हैं।
अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर एक भी सवाल एक्स्ट्रा अगर अच्छा कर ले, उसकी टेस्टिंग स्किल्स के कारण वो टफ वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करके मोस्टली समय इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को दे, इजी वाले सारे सही करे, मॉडरेट वालों के साथ झगड़ा करे, टाइम स्पेंड करे, तो अचानक से उसके बाकी बच्चों के मुकाबले, मतलब जो उसकी एक्चुअल क्षमताएं थी उसके मुकाबले वो 20 नंबर ज़्यादा ले आता, और 20 नंबर ज़्यादा लाते ही बड़ा उसकी जो रैंक है वो अच्छी खासी 2000 2500 के आसपास भी शूट कर सकती है। 2500 तो नहीं, बट 2000 के आसपास उसकी रैंक 20 नंबर के आसपास में शूट कर सकती है। अगेन मैं बड़ा मैंने रैंक ही लगा रखी है। बड़ा रैंक किस तरह से मार्क्स साथ घटती है, जैसे बड़ा मार्क्स लगातार घटते हैं, बड़ा वैसे वैसे लगातार बड़ा रैंक आपकी लगातार बढ़ती चली जाती है। ऑफ कोर्स बड़ा यहाँ पर आपके पास क्राउडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ जो क्लियर थी जनरल कैटेगरी की वो 74 मार्क्स थी, और उस पर बड़ा आपके CRL रैंक लगभग 33,000 के आसपास थी। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, है ना, और बड़ा ये मेन मुद्दा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर आगे जाके मेरी सारी बात को बिल्ड करने वाला हूँ। जेईई 2025 का जो पेपर था उसको अगर देखें तो पेपर 1 के अंदर कुल मिलाकर 16 क्वेश्चंस थे। उससे पहले बेटा 17 क्वेश्चन पूछते थे, 18 क्वेश्चन पूछते थे, अचानक से 16 क्वेश्चन पूछे। 16 क्वेश्चन पूछते ही पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास पर क्वेश्चन आपके पास जो समय होगा वो हल्का सा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस बात है पेपर हल्का सा थोड़ा सा DY थोड़ा सा इजी हो जाता है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन बेटा 4 पूछ रखे थे, +3 -1। ये बेटा मैंने आगे क्या लिखा है मैं समझाऊंगा। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा +4 -2 नेगेटिव मार्किंग के साथ थे, एंड इसकी संख्या बड़ा अगेन आपके पास 3 थी पेपर 1 के अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स बड़ा 6 पूछ रखी थी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर निकालना था। लेट्स से कि बड़ा आपके पास आंसर जो है वो 23.417 अगर आ रहा है तो आपको 23.42 लिखना था, नियरेस्ट नंबर डेसिमल के बाद वाला, ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखना था। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स के अंदर किसी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और लास्ट में आपके पास मैचिंग सेट क्वेश्चन है। मैचिंग सेट क्वेश्चन का मतलब बड़ा ये हो गया कि आपके पास है ना एक लिस्ट 1 है, एक बड़ा आपके पास लिस्ट 2 है, इसमें लेट से बड़ा PQRS है, इसमें लेट से आपके पास ABCD है, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि P इसके साथ मैच कर रहा है, Q इसके साथ मैच कर रहा है, एंड समथिंग लाइक दैट। मैंने जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये IIT की तरफ से नंबर दिए हुए हैं, और ये नंबर इस बात के हैं कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन का जो पहला वाला सवाल था वो 16% बच्चों ने सही किया, दूसरा क्वेश्चन 16% बच्चों ने सही किया, तीसरा क्वेश्चन 17% बच्चों ने, और चौथा क्वेश्चन 34% बच्चों ने सही किया। ये मैंने फिजिक्स वाले नंबर लिख रखे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये लगभग मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी हद तक प्रोपोर्शनेट टाइप के ही है, एंड मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ बड़ा बताने की कोशिश करूँगा। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन के अंदर अचानक से पूरा का पूरा सवाल सही करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो अचानक से घट जाती है। पहला सवाल जो मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन का है, जैसे मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, वो 5% बच्चों ने सही किया, दूसरा वाला क्वेश्चन 10% बच्चों ने सही किया, और तीसरा वाला क्वेश्चन 18% बच्चों ने सही किया। ये मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाले पेपर 1 की। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर निकालने हैं, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +4 -1 बेटा इसका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम है। इसमें पहला वाला सवाल 11% बच्चों ने सही किया, दूसरा वाला सवाल बेटा 21% बच्चों ने सही किया, तीसरा वाला सवाल 16% बच्चों ने सही किया, चौथा वाला सवाल 24% बच्चों ने सही किया, और लास्ट वाला सवाल 12% बच्चों ने सही किया। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो बड़ा मैच द कॉलम है वो पहला वाला सवाल 54% बच्चों ने, दूसरा वाला 52% बच्चों ने, और तीसरा वाला सवाल 34% बच्चों ने सही किया। पेपर 2 में अगर आए तो अगेन बड़ा सिंगल चॉइस क्वेश्चन 4 पूछ रखे, ये अगेन बड़ा वो नंबर है जितने प्रतिशत बच्चों ने सवाल सही किया। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा 4 पूछे, अगेन ये नंबर है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ द पीपल हु डिड इट राइट। अगेन बड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, डेसिमल वाले सवाल थे, ये बड़ा नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने सवाल सही किया। यहाँ पर बड़ा अचानक से एक फर्क पड़ गया कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो 5% बच्चों ने सही किया, बड़ा 1% बच्चों ने, 0.35% बच्चों ने सही किया, 8% तो चलो फिर भी ठीक है, सिर्फ 2% बच्चों ने सही किया जी, चलो फिर भी ठीक है, 10% बच्चों ने सही किया, 4%, 3%, 4%। अचानक से बड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत कम बच्चों ने सही किया और टफर क्वेश्चंस पूछे। ये बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बड़ा बात है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो बड़ा अगर रफली अगर देखें तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और जो मैचिंग सेट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स है और जो मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो उनमें बच्चों ने थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया है। अगर हम एब्सोल्यूट वेज के अंदर अगर देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स इन जनरल थोड़ी सी टफर साइड की पूछी भी है। मोर देन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर सवाल उतना टफ नहीं होता, लेकिन सवाल का जो टाइप है ना वो थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है, उसको मोर देन करेक्ट क्वेश्चन करना नहीं आता और उसकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज उसमें थोड़ी सी कमजोर होती है। मैं उस पर थोड़ी सी बात बाद में लास्ट में बोलूँगा अभी।
बट यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको अटैक करना हो तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और मैचिंग सेट वाले जो क्वेश्चंस है ना, वहां पर एक्चुअल मार्क्स है, वहां पर आपको ज्यादा अटैक करना चाहिए और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स और मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। मैं अपने इस एनालिसिस वाले पार्ट पे बेटा थोड़ा टाइम और स्पेंड करूंगा, फिर अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। ये थोड़ा वापस से वही लिख रखा है, ये बेटा एमसीक्यू मतलब बेटा सिंगल चॉइस क्वेश्चन वाले जो उसको मैंने एमसीक्यू बोल रखा है। एमएसक्यू मतलब बेटा मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस बेटा, जिसको हम मोर देन वन करेक्ट बोलते हैं, उसकी बात है। ये बेटा न्यूमेरिकल टाइप और बेटा ये आपके पास जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनकी बात हो रखी है। पूरे पेपर में अगर देखें तो बेटा 12 सिंगल चॉइस क्वेश्चन, बेटा 12 आपके पास मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, 24 बेटा आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स और 12 आपके पास बेटा अगेन जो मैथ्स तो कॉलम्स हो। 12 कैसे 3 सो बेटा 4 सवाल थे, 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 4 मैथ्स में। पेपर 2 के अंदर बेटा आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन 4 थे, बेटा मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन 4 थे और न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स आपके पास 8 थी। अगर आप सारे सवाल गलत करते हो तो बेटा ऑफ कोर्स -13 नंबर पेपर 1 में आएंगे और सारे सवाल अगर गलत करते हो पेपर 2 में तो आपके -12 मार्क्स आपके पास आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स बेटा 460 थे, मिनिमम -13 और -12 थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स का था। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखने वालों का बड़ा वेटेज सबसे ज्यादा था। इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह के सवालों में हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा होनी चाहिए अगर लास्ट ईयर वाला ट्रेंड रहता है तो। मैं थोड़ा सा बड़ा आगे और चलूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल से बड़ा मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे लिए हैं जिनको आईआईटी के अंदर सीट मिली है, सिर्फ वो बच्चे लिए हैं। ये बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये उनके जो नंबर आ रखे हैं वो ऑफ कोर्स बेटा 350 नंबर, 330 नंबर, 320 नंबर बहुत कम बच्चों के हैं और मोस्टली बच्चों के अगर आप मार्क्स देखोगे जो आईआईटी पहुंचे उनके मार्क्स बेटा मेरे ख्याल से 90 से लेकर 120 के आसपास बेटा नंबर वेरी कर रहे हैं। इस मार्क्स इस रेंज के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे लाई करते हैं। अगर आप एक बार अगर इस रेंज के अंदर लाई कर जाते हो बेटा कौन से 150 145 के आसपास अगर लाई कर जाते हो तो आपकी रैंक अचानक से इंप्रूव हो जाती है। यहां पर बेटा हल्का फुल्का पीक जो ना 50 नंबर के आसपास भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आईआईटी ने जो बेटा डेटा प्रोवाइड किया गया ना उसमें जनरल कैटेगरी का ना हो कि सारी कैटेगरीज का मिलाकर है, तो बेटा ये थोड़ा सा जो रिजर्व कैटेगरी जो बच्चे हैं ना वो बेटा 50 नंबर के आसपास भी आईआईटी चले जाते हैं, तो इसलिए उनके कारण हल्का सा यहाँ पर एक लोकल मैक्सिमम टाइप भी बन गया है। बट मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट बेटा ये है कि 100 से लेकर 120 नंबर लाना आसान है। इस रेंज के अंदर बहुत बच्चे लाई करते हैं, लेकिन जहां पर एक्चुअल में आईआईटीज के अंदर अच्छी सीटें हैं बेटा वो लगभग 150 नंबर के आसपास है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां से अच्छा खासा स्टीप डाउनवर्ड्स जंप है, तो यहां से यहां तक पहुंचना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे वो लास्ट ईयर 74 मार्क्स थे, ठीक है ना, बहुत कम मार्क्स थे। जो बच्चे आईआईटी के लिए बड़ा क्वालिफाई किए, बड़ा आईआईटी के लिए क्वालिफाइड थे बड़ा वो 104 नंबर मतलब एडवांस क्वालिफाई 74 मार्क्स पे, ठीक है। जो बच्चे आईआईटी गए उनके बड़ा 104 मार्क्स और जो टॉप आईआईटीज गए बड़ा उनको लगभग 145 मार्क्स के आसपास लास्ट ईयर वाले पेपर के हिसाब से नंबर चाहिए थे, ठीक है। अच्छी आईआईटी जाने के लिए 145 मार्क्स आसपास। मैं बड़ा ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। अगेन बेटा फिजिक्स में मैंने सेम ग्राफ बना रखा है, वाई एक्सेस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सेस में बड़ा ऑफ कोर्स उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मोस्टली बच्चों के जो फिजिक्स में नंबर आ रखे हैं, ज़्यादा बच्चों के जो नंबर आ रखे हैं बेटा वो 30 नंबर से लेकर 55 नंबर के बीच आसपास आप मान सकते हो कि मोस्टली बच्चे इसी रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं 120 के अंदर। सर इससे बताना क्या चाहो, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बेटा वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर 30 से लेकर 60 के बीच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नंबर लेके आ रहे हैं वो 30 से लेकर 60 के बीच में लेके आ रहे हैं। अगेन मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो डेटा है ये सारे बच्चों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आईआईटी पहुंचे हैं उन वाले बच्चों की मैं डेटा की बात कर रहा हूं। अदरवाइज बेटा ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे तो वो भी रहेंगे जिनके नंबर 0 भी रहे होंगे, ठीक है। अगेन बेटा मैथमेटिक्स के अंदर से अचानक से बड़ा शिफ्ट हो गया और जो बच्चे आईआईटी पहुंचे हैं उनमें से सबसे अधिक नंबर सबसे ज्यादा बच्चे जिस नंबर रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं बड़ा वो 10 से लेकर 30 के बीच में लाई कर रहे हैं। इट टेल्स दैट कि 2025 के अंदर मैथमेटिक्स थोड़ा सा रिलेटिवली टफर था एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे आसान मान सकते हो, फिजिक्स ऑफ कोर्स टफर एंड मैथमेटिक्स उससे भी ज्यादा टफर। लेकिन मैं इसमें बात और क्लियरली कहता हूं कि कई बार मैथमेटिक्स के अंदर इन जनरल भी नंबर इसलिए कम आते हैं क्योंकि बच्चा ना वो सीक्वेंस ही क्या रखता है, CPM, मोस्टली बच्चा सीक्वेंस ऐसे रखता है, तो मैथमेटिक्स को इन जनरल समय ही कम मिलता है। इस कारण से थोड़ा सा मैथ्स के जो नंबर हैं वो बच्चों के ऑन एन एवरेज थोड़े से कम आते भी हैं। कई बार अगर मान लो कि फिजिक्स का पेपर मान लो कि ऑब्लिंग से लेकर टफ पूछ लेते हैं तो उस केस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन इस बात को कैसे मैनेज करना है आई विल टॉक टू यू। मैं यहाँ पर बेटा एक बहुत ही ना मैंने जो अभी तुम्हारे साथ जो बड़ा 2 स्लाइड पहले जो डिस्कस किया था कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर क्या क्या बात थी, मैं उसको बड़ा वापस से एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ। पेपर 1 के अंदर जो सबसे ज्यादा जो 5 टफ सवाल थे वो 5 मोस्ट टफेस्ट सवाल जो थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स थे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जो सवाल थे वो सबसे ज्यादा टफ सवाल थे पेपर 1 के अंदर। एज यू कैन सी दैट सब क्या न्यूमेरिकल लिख रखे। पेपर 2 के अंदर जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन थे
तीनों सब्जेक्ट मिलाकर सबसे टफ 5 सवाल जो सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किए हो, जो बड़ा सबसे कम बच्चों ने सही किए हो, ठीक है। गलत तो बड़ा ठीक है, बच्चा बोल देगा सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ना उसमें तो सर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का मार के आ जाएगा। तुक्का मार के आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने गलत किया होगा तो वैसे ज्यादा होना है। तो मैंने डेटा जो ना वो किन बच्चों ने गलत किया है वो नहीं लिया, मैंने ये डेटा लिया कि कितने बच्चों ने सही किया है। तो केमिस्ट्री का ये वाला सवाल सिर्फ 0.48% बच्चों ने सही किया है, केमिस्ट्री का ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1.27% बच्चों ने सही किया है, मैथमेटिक्स का बड़ा ये वाला क्वेश्चन 1.44% बच्चों ने सही किया है। इसी तरह से पेपर 2 के अंदर बेटा फिजिक्स का ये वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ 0.35% बच्चों ने सही किया है। बड़ा यहाँ पर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है 8, 9, 10, 11, 12 नंबरों में, लेकिन ये है सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ही। तो एज यू कैन सी दैट कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम जो ना वो थोड़ी सी बेटा ज्यादा टफ पूछ रहे हैं एज कंपेयर टू बाकी। और बेटा मैं इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है, जो नंबर ऑफ बच्चों ने जो सवाल सही किया उसका परसेंटेज मैंने लिखा हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे बिलो 5% है और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स बेटा तुक्का तो नहीं हो सकता ना। चेक, सबसे आसान सवाल कौन से थे? विदाउट एनी डाउट आपके मन में आना चाहिए कि सर सबसे आसान क्वेश्चन या तो एससीक्यू होना चाहिए, या एससीक्यू से भी अगर कोई आसान हो सकता है तो वो वाला मैच द कॉलम जो एससीक्यू में कन्वर्ट कर रखा है। क्योंकि जब मैच द कॉलम एससीक्यू में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि मैच द कॉलम की सारी चीजें मैं ना आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट आते हूँ, फिर मैं से आंसर निकाल दूं। तो जैसा कि बेटा आप सोचते हो एग्जैक्टली वही वाली बात है। पेपर 1 के अंदर सबसे जो 5 आसान सवाल है, जो सबसे अधिक परसेंटेज बच्चों ने सवाल सही किया है, वो बेटा अगेन मैच द कॉलम। अगेन ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है ना। और अगेन बेटा मैंने इसमें 5 सब्जेक्ट मिला के लिए, तीनों सब्जेक्ट मिला के लिए। इसी तरह से पेपर 2 के अंदर आपने नोटिस किया होगा मैच द कॉलम था ही नहीं, तो यहां पर तो मैच द कॉलम नहीं, तो अब किसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि वो वाला सवाल सबसे ज्यादा आसान होगा? बेटा जैसा कि आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, एससीक्यू। केमिस्ट्री का एक मोर देन करेक्ट क्वेश्चन ऐसा था जो लगभग 58% बच्चों ने सही किया। तुम समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अटैक कहां करना है। नंबर कहां पड़े? नंबर पड़े हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, और जो आपके पास मैच द कॉलम सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो रखे हैं, सबसे ज्यादा नंबर वहीं पड़े। किस तरह सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है? सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर है? सबसे बच्चों को दिक्कत है न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स, और खास तौर से डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक के जो डेसिमल वाले सवाल हैं वो थोड़े से बच्चों को डेंजरस लग रहे हैं। और मैं ऐसे अपने परसेप्शन से नहीं बोल रहा हूं, है ना, बेटा जो आईआईटी डेटा दिया वो बता रहे हैं। हालांकि मेरी ऐसी फीलिंग है कि अगर आप थोड़े साल पीछे चले जाओ, बेटा मेरे ख्याल से 2023 में चले जाओ, तो उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स थे ना इंटीजर पूछे थे। मेरी ऐसी फीलिंग है कि इंटीजर जो वाले क्वेश्चंस है ना वो रिलेटिवली डेसिमल वाले सवालों के मुकाबले आसान होते हैं। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? सर है तो दोनों ही सवाल न्यूमेरिकल, तो सर आसान क्यों होंगे? आसान कैलकुलेशन वाइज आसान होंगे, क्योंकि जब मुझे आंसर इंटीजर में चाहिए होता है, जब मुझे आंसर 5 चाहिए होता है, जब मुझे आंसर 125 चाहिए होता है, जब मुझे आंसर 47 चाहिए होता है, तो उस केस के अंदर ऑब्वियस बात है कि मैं वैल्यूज थोड़ी सी ईजी रखूंगा। मैं ऑब्वियस बात है कि बैक कैलकुलेशन करके पूरा सवाल इस तरह से फ्रेम करूंगा कि मेरा फाइनल आंसर इंटीजर आए, और फाइनल आंसर इंटीजर लाने के लिए जो सारी वैल्यूज रखूंगा वो इतनी आसान होंगी कि मेरे लिए थोड़ा सा मामला, बच्चे के लिए मामला थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के वक्त। तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि अगर मान लो कि अभी 26 में, 27 में, 28 में पेपर के अंदर अगर मान लो कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम ओनली इंटीजर टाइप अगर आ जाए, तो यार दे मे नॉट बी दैट टफ, दे मे नॉट बी दैट ऑब्नॉक्शियसली टफ जितने टफ बेटा आपके डेसिमल वाले सवाल होते हैं। ये मेरी फीलिंग है, आई मे बी रॉन्ग। बाकी बेटा आगे देखते हैं, शायद डेटा वही बात बोले जो मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी बेटा ऑफ कोर्स इससे मैं करना क्या है उस बात में मैं फटाफट आऊंगा। जो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा स्किप रेट है, सवाल छोड़ने की जो रेट है वो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा है। मैथमेटिक्स के अंदर बेटा नियरली 45% क्वेश्चंस बच्चों ने स्किप किए हैं, और पेपर 1 में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन 62% बच्चों ने, दूसरा क्वेश्चन 54% बच्चों ने स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों ने कम स्किप किए हैं, कारण तुम समझ गए होंगे। ये सारे के सारे बेटा आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना क्यों? हालांकि बच्चा बोलेगा कि सर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, सर कहाँ तक तुक्का मारूंगा? हाँ बेटा सही बात है, मुझे भी ऐसा लगता है, बट फिर भी ऐसे लिख दो 0.00, या फिर बेटा 1.00, अगर कुछ नहीं हो रहा तो 2.00, ऐसा कुछ तो लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर स्किप रेट कम है। इसी तरीके से बेटा मैं पेपर 2 के अंदर अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 31 तक अगेन बेटा स्किप रेट कम है, और बेटा आप कारण जानते हो कि बेटा ऐसा क्यों है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक बेटा स्किप रेट कम है, और कारण अगेन आप जानते हो कि सारे सवाल आपके पास इंटीजर हैं। अगेन बेटा मैं एक बात और बोलूंगा, मैथमेटिक्स में स्किप रेट सबसे ज्यादा होने के पीछे मुझे 2 कारण लगते हैं। एक तो ये कि मैथमेटिक्स टफ पूछते हैं, बच्चा बोलेगा सर टफ तो फिजिक्स ही पूछ रहे हैं, फिजिक्स बच्चा बीच में करता है
है ना, वो लास्ट में नहीं करता इन जनरल। तो इसलिए मैथमेटिक्स के लिए समय कम बचता है, इसलिए बेटा वहाँ पर बच्चा थोड़ा सा अरे आ रहा है क्या कर लेता हूँ, नहीं आ रहा फटाक से छोड़ देता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स की स्किप रेट थोड़ी सी ज़्यादा रहती ही है। बेटा अगेन पेपर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने स्किप किया है और वो मोर देन करेक्ट क्वेश्चन था, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पेपर 1 का जो था ना वो बहुत टफ था, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, फिर बेटा बहुत ज़्यादा बच्चों ने उसको स्किप किया। जो सबसे आसान बच्चों को मैथमेटिक्स के अंदर सवाल लगा, जैसे सबसे कम लोगों ने स्किप किया बेटा, वो आपके पास दोनों न्यूमेरिकल है। बच्चा सोचेगा कि सर न्यूमेरिकल सबसे कम लोगों ने स्किप किया तो क्या सर ये आसान था? नहीं, न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए मोस्टली बच्चा कर लेता है, ये वाला कारण है। सो इस डेटा को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी, ठीक है। आगे चलते बेटा केमिस्ट्री के अंदर बेटा फिजिक्स के अंदर बेटा लगभग यही कहानी है बेटा, स्किप रेट है ना 36% है, मैथमेटिक्स से बेटा काफ़ी कम है। एंड जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो है ना कि भाई इसके अंदर बेटा अगेन जो न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम्स है बेटा उसके अंदर स्किप रेट और बेटा काफ़ी कम है, ठीक है। बिल्कुल बड़ा सिंपल से बेटा बात मैंने और लिख रखी है ना। फिजिक्स के अंदर इंटरेस्टिंगली पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो एससीक्यू है ना वो सबसे ज्यादा स्किप्ड क्वेश्चन है। ये अपने आप में एक शॉक वैल्यू और ये आपके साथ भी हो सकता है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का बहुत टफ पूछ लिया, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को याद भी होगा। ऐसे एक बड़ा रिंग है, यहाँ पर बड़ा ऐसे एक स्प्रिंग बांध रखी है, स्प्रिंग के साथ एक ऐसे डिस्क बांध रखी है जो अंदर वाले सरफेस पर मूव कर सकती है और उसके टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ रखी है। तो ऑफकोर्स बड़ा सवाल टफ है, तो और उसको और टफ भी है और देखते ही पता लग जाता है कि ये टफ है। और देखते ही जिस बच्चों को समझ में आ गई करना कैसे ना, वो भी क्या सोचता है कि यार बाद में करूंगा। समझ में क्या करना चाहूँ कि जो बच्चा कॉन्फिडेंट है ना कि हाँ सर मैं कर लूंगा सर सॉल्व, लेकिन उसको पता है कि यार सॉल्व तो कर लूंगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए कम से कम मुझे 7-8 मिनट के आसपास चाहिए होगा। तो जिसने पूरा मैप बना ले के सवाल पूरा करने कैसे, वो भी क्या करेगा कि यार एक बार छोड़ देता हूँ बाद में आता हूँ। और कई बार हो सकता है कि बच्चा बाद में अगर ना पहुंच पाए तो ऐसे केस में सवाल सबसे ज्यादा स्किप हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर का पहला सवाल ही भयंकर तरीके से टफ हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे जो 72% बच्चे उसको स्किप करके बैठे हैं और ऐसा नहीं कि बाकी 28% बच्चों ने उसको सही किया होगा, है ना, ठीक। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा है ना जो सबसे ज्यादा बेटा मोस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन बेटा फिजिक्स में जो ना वो एक क्वेश्चन नंबर 14 है, मैच तो कलम है बेटा। मैच तो कलम तो ऑफकोर्स बेटा सबसे बच्चे उसको ट्राई करेंगे। केमिस्ट्री बेटा लेस्ट स्किप्ड है, सिर्फ और सिर्फ 28% क्वेश्चन ही बेटा सवाल क्वेश्चन 28% क्वेश्चन ही बेटा स्किप हुए हैं। एंड बेटा जैसा कि आप देख सकते हो सबसे कम जो स्किप्ड क्वेश्चंस हैं बेटा आपके पास वो अगेन बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज ये बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ ना 2025 की बात की, 24 वाली बात में फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है। रैंक 1 बड़ा 355 मार्क्स पे, 10th रैंक बड़ा 329 पे, 1000 रैंक 219 पे, लगभग बड़ा वैसी कहानी है। लास्ट बड़ा CRL जो थी ना वो 109 मार्क्स पे थी, 30.34% के आसपास बड़ा नंबरों पे, अगेन बड़ा 360 में से बड़ा ये वाली सारी कहानी है। तो 24 वाज लिटिल बिट हल्का सा ईजियर एज कम्पेयर टू 25, हल्का सा, ठीक। एंड अगेन बेटा पेपर के अगर पैटर्न की अगर बात करें, पैटर्न से बड़ा मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। सिंगल चॉइस क्वेश्चन बड़ा पेपर अगेन बड़ा पेपर 1 को अगर आप ध्यान से देखो 4 सवाल SCQ बेटा, 3 सवाल बेटा आपके पास मोर देन 1 करेक्ट, नॉन नेगेटिव इंटीजर है बेटा, ध्यान देना ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इस बार इंटीजर है। एंड व्हाट आई बिलीव दैट कि इंटीजर जो होंगे वो रिलेटिवली थोड़े से कैलकुलेशन वाइज आपके बाकी डेसिमल वाले सवालों के मुकाबले हल्के से आसान होंगे। ऐसे 6 सवाल पूछ रखे थे बेटा, मैचिंग सेट वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसकी मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि सबसे ईजी होंगे। ये आपको 4 सवाल बेटा आपको इस तरह से पूछ रखे थे। टोटल क्वेश्चन जो थे बेटा आपके पास वो इस बार 17 थे। गौर कीजिएगा इस मार्किंग स्कीम को देखकर तुम्हें क्या लगता है बेटा सबसे ज्यादा नंबर कहां पड़े? मेरे ख्याल से सिंगल चॉइस क्वेश्चन के अंदर और मैचिंग सेट क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नंबर पड़े। लेट्स सी, चेक करते हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पहला वाला सवाल 61% बच्चों ने, दूसरा वाला सवाल 11% बच्चों ने, तीसरा वाला सवाल 8% बच्चों ने, लेकिन चौथा वाला सवाल 26% बच्चों ने सही किया। इट इज गुड। 61 भी इसी में है बेटा, 26 भी इसमें है, ठीक है। मैचिंग सेट वाले जो क्वेश्चंस हैं गौर करना, पहला वाला सवाल 57% बच्चों ने, दूसरा वाला सवाल 26% बच्चों ने, तीसरा वाला सवाल 12% बच्चों ने और चौथा वाला सवाल 27% बच्चों ने सही किया है। मेरे ख्याल से बड़ा मार्किंग स्कीम्स को अगर देखें तो बड़ा मेरे ख्याल से मैचिंग सेट क्वेश्चंस भी बहुत सारे बच्चों ने सही किए हैं। मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन और बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करें तो बेटा मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन 12, 16, 2 और 3% बेटा बच्चों ने सही किए हैं 3 सवाल। बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर 6 सवाल थे, 22%, 4%, 21%, 28%, 8%, 2%, इतने प्रतिशत बच्चों ने सवाल सही किया है। बेटा फिर भी देखो बोले 22 अच्छा है, 21 अच्छा है, 8 अच्छा है। तो मेरा शायद जो कहना था वो तुम शायद समझ गए होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर फिर भी नंबर दे देते हैं, है ना, एज कंपेयर टू डेसिमल वाले सवाल। पेपर 2 में अगेन बेटा 17 क्वेश्चंस पूछ रखे थे। सिंगल चॉइस क्वेश्चन बेटा आपके पास 4 थे, मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन आपके पास 3 थे। नॉन नेगेटिव इंटीजर अगेन बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर है इस बार, डेसिमल नहीं है, ये 2024 की बात है। 6 सवाल पूछ रखे थे और बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, पैराग्राफ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवाल।
पैराग्राफ है और उसके अंदर एससीक्यू ना होकर सवाल है और सवाल का आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये बड़ा आपको ऐसे 4 सवाल पूछ रखे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। बड़ा अगेन मेरी उम्मीद देखो क्या है, मेरी उम्मीद ये है कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो है ना उसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे। बड़ा देख लो 11%, 20%, 13%, 16%, दीज आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन करेक्ट बड़ा 10%, 2%, 6% बच्चों ने सही किया है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मेरे ख्याल से अच्छे खासे नंबर हैं और ध्यान से देखो नॉन नेगेटिव नंबर्स के अंदर अचानक से इंटीजर है, इन सवालों के अंदर अचानक से 23% बच्चे, 29% बच्चे, 50% बच्चों ने सवाल सही कर रखा है। बच्चे कहां निपट रहे हैं? बड़ा बच्चे निपट रहे हैं पैराग्राफ न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर 3%, 4%, 2%, 0.15%, 0.45%। इसका मतलब बड़ा पैराग्राफ में जो न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस थे वो टफर साइड की भी थी, कैलकुलेशन आपके पास टफर साइड की रही होगी। मेरा वर्डिक्ट क्या कहता है? मेरा वर्डिक्ट कहता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है ना वो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और बेटा जो मैचिंग के अंदर जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं के अंदर ही है। बल्कि अगर मैं होता तो शायद मैचिंग वाले को पहले करता और एससीक्यू वाले को बाद में करता। उसका बड़ा नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर भी आपके पास ठीक ठाक मार्क्स थे। कहां पर बड़ा नंबर बहुत कम थे? सबसे कम नंबर ऑफ कोर्स आपके पास पैराग्राफ न्यूमेरिकल वैल्यूज में नंबर बड़ा बहुत ही कम थे। 2023 का जो पैटर्न था बड़ा वो एग्जैक्टली 24 जैसा ही था, उसके अंदर बड़ा पैराग्राफ न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर ही था। और देखना बेटा जो बात 23 में थी एग्जैक्टली बेटा वैसे ही 24 में थी। बड़ा आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। पेपर 1 के अंदर बड़ा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन 3, सिंगल चॉइस क्वेश्चन 4, नॉन नेगेटिव इंटीजर 6, बड़ा मैचिंग वाले 4। मैचिंग वाले के बड़ा चेक कर सकते हो 60%, 24%, 9%, 20%, खूब है। नॉन नेगेटिव इंटीजर बड़ा 38 अच्छा है, बड़ा 3 अच्छा नहीं है, 5 अच्छा नहीं, 10 और 13 बड़ा फिर भी ठीक ठाक है। सिंगल चॉइस में बड़ा मेरे ख्याल से नंबर सबसे ज्यादा होने चाहिए। बड़ा देख लो 10%, 27%, 38%, 54% बच्चों ने सवाल सही किए। तो इसका एक्चुअली बड़ा मार्क्स कहां पड़े थे? सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में और बड़ा मैचिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर आपके पास मार्क्स थोड़े से ज्यादा पड़े थे। पेपर 2 में अगेन बड़ा आप चेक करो, जो आपके पास पैराग्राफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं बड़ा वो पहला वाला सवाल 12% बच्चों ने, दूसरा वाला सवाल 14% बच्चों ने सही किया है। 4 सवाल पूछे थे, ये बड़ा पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा वाला सवाल इतना टफ पूछ लिया था और उसमें वैल्यूज बड़ा उन्होंने कुछ ऐसे एज्यूम कर रखी थी, वो बड़ा कोई चिमनी वाला सवाल था, वो उनको बोनस करना पड़ा क्योंकि सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, तो बड़ा वो बोनस कर दिया। तो मैंने जो 4 सवाल मैथमेटिक्स में पूछ रखे थे वो कितने बच्चों ने सही किए बड़ा मैंने यहां पर लिख रखे हैं। तो पैराग्राफ जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है वो 0.42, 1.3.65, 2.91, 5.96 बड़ा बहुत कम प्रतिशत बच्चों ने वाले सवाल सही किए। तो बड़ा ऑब्वियस बात है बड़ा यहाँ पर नंबर थोड़े से आपके पास कम ही हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स नॉन नेगेटिव इंटीजर में बड़ा बच्चों के नंबर हैं, सिंगल चॉइस में ऑफ कोर्स आपके पास नंबर है। वर्डिक्ट बड़ा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उसमें अंदर एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। अब एग्जैक्टली बड़ा मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं सारा एनालिसिस आपको बता चुका हूं, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें पेपर को अटेम्प्ट एक्चुअली करना कैसे है, किन किन बातों का हमें ढंग से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बड़ा एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड इन द पेपर। पहले से ये सोच के जाओ कि कुछ ना कुछ पेपर में गड़बड़ होगी। पेपर के अंदर हो सकता पेपर 360 नंबर का ना 320 का हो, सॉरी 320 का तो नहीं हो सकता, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 330 का हो, 390 का हो, 420 का हो, 450 का हो, 480 का हो, मुझे नहीं पता। एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि नए टाइप का सवाल पूछ ले। हो सकता है कि पैराग्राफ जिसके अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो ये पूछ ले। 2023 से पहले कई सालों तो बड़ा पैराग्राफ के अंदर एससीक्यू पूछे, हो सकता है इस साल पूछे, हमने भी आपसे बड़ा एटीएस के अंदर पूछे पैराग्राफ के अंदर एससीक्यू। हु नोज कि इस बार वो पैराग्राफ के अंदर मोर देन 1 करेक्ट पूछ लें। आज तक कभी नहीं पूछा है, क्या पता बड़ा पूछ लें। हु नोस कि वो मैच द कॉलम जिस पर हम लोग इतना कूद रहे थे पूरे एनालिसिस के अंदर, इस बार मैच द कॉलम वो एससीक्यू नीचे से हटा दे। एससीक्यू जो खुद ऑप्शन दे रहे हैं वो खुद हटा दे और तुम्हें बोल दे कि तुम ही करो मैच। सर ऐसे पहले हो रखा है बिल्कुल। जब बड़ा पेपर सब्जेक्ट जो जब गोले भरने वाला टाइम था तब मैच द कॉलम पूछे इस तरह के, जिसके अंदर आपको खुद को ही मैच करना पड़ता था कि ए किसके साथ मैच करेगा, बी किसके साथ मैच करेगा, सी किसके साथ मैच करेगा, डी किसके साथ। हु नोस, ऐसा पूछ ली, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो ऐसी कोई ना कोई चीज बेटा आप पहले से मान के चलें कि पेपर के अंदर होगा। यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर इट। और अगर ऐसा कुछ होना तो खुश हो जाना। क्यों? क्योंकि तू तो पहले सोच के गया है कि यहां पर डीमंस होंगे, तू तो एक्सपेक्ट ही कर रहा है ना कि डीमंस होंगे, और डीमंस ना हुए तो बहुत ही मजे की बात है। लेकिन तेरे पीयर ग्रुप में तेरे बराबर का जो बच्चा होगा ना वो बिल्कुल उस जेई एडवांस के एग्जाम को ऐसे देने गया जैसे जेई मेन का कोई प्रोसीजरल कन्वेंशनल एग्जाम होता है। वो जैसे वहां पर डीमन देखेगा ना वो निपट लेगा। हो सकता है कि वो तेरे से बेटर रैंक लाता, लेकिन वो सिर्फ इस निपटने के चक्कर में बेटा वो मतलब इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में, क्या ये क्या पूछ लिया, मैच तो कॉलम के नीचे खुद मैच नहीं कर रहा था, मुझे करना है, वो घबरा जाएगा। जैसे वो घबरा जाएगा हम अचानक से आगे निकल जाएंगे, हम उससे आगे निकल जाएंगे। भले वो मैच दो कॉलम में करूँ नहीं, बट वो उस डिप्रेशन में रहेगा कि यार ये मैच दो कॉलम आगे तो निपट गया, और तुम पहले से हाँ यार इस बार ये पूछ लिया, देखते हैं लास्ट में आते हैं, टाइम मिला तो करेगा वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला माइंडसेट डिफरेंट है। मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट है। क्या पता बेटा इस बार जो आपके मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर +4 -2 ना लिख कर ही बोल दे कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं।
ऐसा लिख दिया मान लो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग है और बिल्कुल सही सी ऑप्शन टिक लगाओगे तो 4 के 4 नंबर दे देंगे, वरना 0 दे देंगे। तो ऐसे केस में ऑब्वियस बात है कि अब मुझे मोर देन क्रेडिट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, करना है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन कि मेरे को मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा है। तो कुछ ना कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर के अंदर जरूर बड़ा पहले से एक्सपेक्ट होके चले, और इसीलिए सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट होने से पहले जो 10 मिनट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंस्ट्रक्शंस और सारी मार्किंग स्कीम को आराम आराम से, इत्मीनान से, फुल फोकस, फुल इंटेंसिटी के साथ अच्छे से पढ़ें और प्लान कर लें। पहले लिखा हुआ आ गया किस पेपर के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मैचिंग वाले हैं लेकिन एससीक्यू के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं डेसिमल के साथ, और मोर देन करेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो समझ जाना कि मुझे अटैक कहाँ करना है, इन दोनों पे करना है। और मार्किंग स्कीम बेटा जैसी लास्ट ईयर थी वैसी है लेट्स से, तो मुझे इन पे अटैक करना है। मान लो लिखा हुआ कि मोर देन करेक्ट क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हाँ मुझे इनको भी करना है। और अगर कुछ ना आया तो है ना एबीसी को तुक्का मार दूंगा और क्या करूँगा। तो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस। तो पहले आराम से जो 10 मिनट आपको पेपर मिलने स्टार्ट होने से पहले जो 10 मिनट मिलते हैं बेटा इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम पढ़ने के लिए, उसमें आराम से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम को इत्मीनान से जरूर पढ़ लें और एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। दूसरा पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे दैट विल बी कंट्रोवर्शियल, रॉन्ग या फिर इल फ्रेम्ड। मतलब सवाल गलत होगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा पेपर में, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सवाल इनकम्प्लीट हो, कंट्रोवर्शियल हो, या फिर सवाल बनाने वाले ने ढंग से ना बनाया हो। क्योंकि बेटा ठीक है, जेईई मेन का सवाल बनाना तो आसान है, वैल्यू चेंज कर दो सवाल बन गया, लेकिन यहां पर तो नया सोचना पड़ता है। और नए सोचते वक्त कई बार ऐसा हो जाता है कि आपसे कोई चीज़ स्किप कर जाए। आप सवाल लिखते लिखते ना आपने कोई चीज़ अज्यूम कर लियो और वो अजम्पशन आपने ना लिखा हो और उसके कारण पूरे सवाल की ऐसी हो गई हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो पेपर में इक्का दुक्का सवाल ऐसा बिल्कुल आएगा, मैं तय बोल रहा हूं कि 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे तीनों के तीनों पेपर मिला के, मतलब पीसीएम तीनों के मिला के। दूसरा हमें क्या करना है, उसको छोड़ना है। अगर किसी सवाल में अगर आपको लग जाए कि पंगा है, वहीं छोड़ दो। दिक्कत क्या है कि इस तरह के सवाल में अगर आपने टाइम लगा दिया ना तब निपट गए। कोई बच्चा चिमनी वाला सवाल 2023 वाला, उसके साथ 10 मिनट लगा के अगर बैठा है, अब सवाल बनाने वाले ने बड़ा प्रेशर यहाँ सेम मान रखा है, नहीं मान रखा है, टेम्परेचर सेम मान रखा है, नहीं मान रखा, कुछ बोल नहीं रखा उसने, सवाल पढ़ते ही पता लग जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, बाद में कर लेंगे यार, वो भी टाइम मिलेगा तब, वरना नहीं करूंगा। तो अगर किसी सवाल में अगर वो कंट्रोवर्सी दिख जाए कि यार इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है, इसमें थोड़ा सा पंगा है, तो ईगो साइड में रखो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो और अगर वो वाला सवाल अगर आपने छोड़ दिया, आप अचानक से अगेन अपने पीयर वाले लोगों से आगे निकल जाओगे। आपके बेटा 150 नंबर के आसपास के जो लोग हैं ना, उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा होगा, लेट से कि आपके 150 नंबर आ रहे हैं, एक दूसरे बच्चे के 150 नंबर आ रहे हैं, उस 150 वाला जो दूसरा वाला जो बच्चा होगा वो उस सवाल के साथ 10 मिनट लगाएगा और उसके बाद भी वो सवाल बोनस होगा। और तू बेटा 0 मिनट्स लगाकर सिर्फ सवाल पढ़कर तूने अगर छोड़ देते भी 0 नंबर मिलेंगे, उसी 10 मिनट में तो कोई एक सवाल एक्स्ट्रा सही कर देगा और वो जो 5-10 नंबर है उसका फर्क पड़ेगा। सो कोई ना कोई सवाल बेटा गलत हो सकता है, उनको छोड़ने में कोई इशू नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगे कि यार इस सवाल में इंफॉर्मेशन कम है, ये सवाल ढंग से फ्रेम्ड नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही गलत है ना, सिचुएशन ही कुछ ऐसी दे रखी है कि ना 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन रही है और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी मुझे दे रखा, थोड़ा उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज पेपर अटेम्प्ट करने की बेटा अपनी कोई ना कोई सीक्वेंस बनाओ और अगले इन दिनों के अंदर ये सीक्वेंस आपको बना लेनी है। जितनी बेटा अपने कंपटीशन के एटीएस वगैरह हैं वो देकर, या बेटा आप कोई भी अगर टेस्ट सीरीज अगर फॉलो कर रहे हो उसके अंदर अपनी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बना लो कि मुझे किस सीक्वेंस के अंदर पेपर देना है। मैं अपनी तरफ से एक सीक्वेंस बेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन सीक्वेंस आपको वही फॉलो करनी है बेटा जो आपको पसंद हो, आपके लिए जो बेस्ट फिट बैठती है। बट फिर भी मैं रफली बेटा एक बताने की कोशिश करता हूं कि हमें किस तरीके से पेपर के अंदर चीजें किस सीक्वेंस के अंदर अटेम्प्ट करनी चाहिए। लेट मी स्पीक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 17 51 क्वेश्चन है। आपके लिए जो 51 क्वेश्चन है ना, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में डिवाइडेड नहीं है, ये पहले बाउंड्री हटा दो। आपके लिए सारा पेपर डिवाइडेड है इजी, मॉडरेट एंड टफ के अंदर। सबसे पहले इजी पे टारगेट करो। अब आपके मन में आएगा कि सर मुझे पता कैसे लगेगा कि इजी कौन सा है। सही बात है, सवाल कौन सा इजी है उससे पहले आप अटैक करो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। जैसे अभी तक मैंने आपको क्या कन्विंस किया है कि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस और मैचिंग सेट वाले जो एससीक्यू क्वेश्चंस हैं ये सबसे आसान है। तो पेपर में चेक करो कि एससीक्यू और मैचिंग सेट वाले जो क्वेश्चंस है ना वो कहां है और उनको सबको निपटा दो। व्हेन आई से सबको निपटा दो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों को निपटा दो। लेट मी एक्सप्लेन में क्या करना चाह रहा हूं। मान लो कि 1 से 4 तक एससीक्यू है और 5 से लेकर 8 तक आपके पास लेट से मैचिंग सेट क्वेश्चंस हैं और उसके आगे 9 से लेकर 17 तक बड़ा बाद में अब बाकी सवाल हैं, डेसिमल वाले सवाल हैं, पीएनवी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे। आप पहले केमिस्ट्री के बेटा ये 8 सवाल करेंगे, फिर फिजिक्स के ये वाले 8 सवाल करेंगे, फिर आप मैथ्स के ये सेम 8 सवाल करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए।
जब ये आपके 24 क्वेश्चन डन हो गए, अब आपको बाकी क्वेश्चंस पे आना चाहिए। फिर बेटा आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आना चाहिए और इस तरह से मेरे ख्याल से पूरे पेपर को निपटाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो पेपर्स बेटा सवालों की जो टाइप में अगर देखें कि कौन से बेटा इजी, मॉडरेट, टफ के हिसाब से, मेरे ख्याल से बेटा एससीक्यू और मैचिंग सेट क्वेश्चन जो ना ये आपके थोड़े से टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो ये ईजी में पड़ेंगे मेरे ख्याल से। वो वाले पैराग्राफ जो एससीक्यू के अंदर होते हैं वो, और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले सवाल जो होते हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो मॉडरेट है। सवाल टफ हो सकता है लेकिन टाइप जो है ना वो इन जनरल मॉडरेट वाले रेंज में लाई करेगी, ठीक है। और जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स हो गई, सॉरी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू पैराग्राफ में जो सवाल हो गए वो, या फिर न्यूमेरिकल डेसिमल वाले हो गए वो, और मल्टी सेलेक्ट मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस जो ना, ये अगर पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो मैं इसको टफ के अंदर कंसीडर करूंगा। तो पहले तो पैटर्न के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। पैटर्न में बेटा मेरे ख्याल से इन पर अटैक, फिर ये और फिर ये हो गया। अब बात करते हैं सवाल के अंदर इजी, मॉडरेट, टफ। बच्चे बोलते हैं सर सिंगल चॉइस क्वेश्चन पे आ गया मैं तो। अब सर सिंगल चॉइस क्वेश्चन चारों तो आसान नहीं होंगे, वो तो हमने डेटा में भी देखे कि कोई सवाल अगर मान लो कि 51% बच्चों ने अगर सही किया है तो अगला सवाल सिर्फ 1% बच्चों ने सही किया है। तो अब सवाल में जब आओ तो आप ये देखो कि जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है मैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि सवाल जो आपको दे रखा है, क्या ऐसे किसी टॉपिक से जो आपको बिल्कुल नहीं आता वहीं छोड़ दो। क्या सवाल किसी ऐसे सब टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं आता वहीं छोड़ दो। सवाल में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है, पूरी लैंग्वेज आपने पढ़ ली, उसके जैसा सवाल आपने पहले से अगर लगा रखा है, वो सवाल स्पेसिफिकली किस फॉर्मूले से बनना है, किस कॉन्सेप्ट से बनना है अगर आपको पता है, और सवाल और सॉल्यूशन के बीच का सारा जो मैप है आपने मन में बना लिया, तो वो सवाल आपके लिए आसान है। सवाल आसान है या टफ है ये रिलेटिव चीज है। कोई सवाल हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए भयंकर तरह से टफ हो, लेकिन वो सेम क्वेश्चन आपने एक दिन पहले लेट से कि एटीएस के टेस्ट में देख लिया और आपको बस चमक गया कि यार ये वाली मैनिपुलेशन को समझ में आ गई, और वो सेम सवाल बस हल्की सी वैल्यू चेंज के साथ आ गया, तो वो सवाल अगर एब्सोल्यूट वेज में अगर देखें तो टफ है बट आपके लिए आसान है क्योंकि आपने उसकी मैनिपुलेशन पहले से देख रखी है। तो अगर आपको सवाल देखते ही आइडिया लग जाएगा हाँ ये दे रखा है, ये पूछा है और इसके बीच का रास्ता मैंने बना लिया है, तो वहीं सवाल करना स्टार्ट कर दो। और अगर मान लो कि आपको अगर पता ना लग पा रहा हो कि यार एंगुलर टर्म कंजर्व होगा नहीं होगा क्या होगा, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करें। तो इजी पैटर्न ढूंढे और उस पैटर्न के अंदर जब सवाल ढूंढे तो देखिए कि हो रखा है क्या, ठीक है कर दूंगा। इसके जैसा सवाल हो रखा है क्या, कर दूंगा। सवाल एब्सोल्यूट वेज में आसान है, अभी कर लूंगा। सवाल जो है उसके जो चीजें दे रखी हैं और जो चीज पूछी है उसके बीच का मुझे सारा मैप क्लियर है, अभी कर लेता हूं। ऐसे करके बड़े आराम से धीरे धीरे लगातार इजी क्वेश्चंस को छांट के निपटा सकते हैं। मैं बेटा यहाँ पर ना हर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अकेडमिकली बातें बोलना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा बोर करूंगा। अभी आपका और मेरा जो सबसे फेवरेट सवाल हो चुका है वो मैचिंग सेट वाला क्वेश्चन है। क्या पता बड़ा इस बार ये ना पूछे, हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो मैचिंग सेट वाला सवाल है, जिसमें मैच द कॉलम जो है ना वो एससीक्यू में कन्वर्ट है, ये हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें अगर हमें कोई अगर स्पेसिफिक चीज ना आती हो तब भी हम सारा आंसर सही तरीके से निकाल सकते हैं। मैं एक सवाल के थ्रू बेटा आपके साथ इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा। मैं 2 सवालों के साथ बेटा इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने बेटा बिल्कुल रैंडमली ये वाले सवाल उठाए हैं। मैं बेटा जैसे मैंने जो PYQ सोल्व कर रहा था मैं उसमें गया और बेटा मैंने ऐसे 2 सवाल मैंने मैचिंग सेट वाले क्वेश्चन ले ली। मैचिंग सेट वाला क्वेश्चन इन जनरल आपको भाषा के अंदर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैचिंग सेट वाले क्वेश्चंस अक्सर थोड़े से लैंग्वेज के अंदर बड़े होते हैं, उसकी साइज से नहीं घबराना है। वो सवाल इन जनरल आपका आसान होगा। बेटा यहाँ पर लिस्ट 1 होगी, लिस्ट 2 होगी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ कहां बेटा मैच करेगी वो बेटा आपको ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शन से दिखा रखा होगा। इंटरेस्टिंगली बेटा मैं एक बात डिस्कस कर लेता हूं। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप गौर से देखो तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो क्यू वाला सवाल है ना, अगर ये मेरे से बन गया तो मुझे ये P, R और S सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में क्या कर चाहूं, मुझे पूछ रखा है कि मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन में इस टाइम पर कितना होगा। अगर मैंने ये कर दिया, अगर मान लो बेटा मैंने ये कर दिया, मैं से एग्जांपल में बोल रहा हूं कि बेटा मैंने इसको सॉल्व कर दिया और लेट से बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर लेट से 0.12 आ गई, तो मैं समझ गया कि Q जो होगा वो 4 के साथ मैच करेगा और Q जो है बेटा वो 4 के साथ सिर्फ इस D ऑप्शन के अंदर ही मैच कर रहा है। तो दिखने के अंदर सवाल बड़ा लग सकता है और मुझे ऐसा लग सकता है कि मुझे सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, लेकिन हमें सारी चीजें कई बार नहीं निकालनी पड़ती, ऐसे ही हमसे सवाल बन जाता है। आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बड़ा बोलने का बड़ा मतलब क्या था मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप बड़ा समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे इन ऑप्शंस को देख के हल्का सा आइडिया लगा लिया करो कि यार कौन सा वाला पार्ट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी बात को एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगना है इसके अंदर। अगेन जैसे मैंने कहा कि जो मैचिंग वाले सवाल होते हैं ना वो थोड़े से बिग दिखने में बड़े होते हैं, अगेन बड़ा है।
अगेन बेटा लिस्ट 1 लिस्ट 2 और पूरा बड़ा प्रॉपर सवाल है इसके अंदर बेटा हमें ना ईएमएफ इंड्यूस निकालना पड़ता है बेटा, फिर करंट निकालना पड़ता है, करंट के बाद में बेटा है ना हमें उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना पड़ता है, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का उसका टॉर्क लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो पूरी थ्योरी, ये जो सारा हमने काम किया ना, फिर ये काम हमें अलग अलग सिचुएशन में 4 बार करवाया गया है। तो इस पूरे सवाल को करने के लिए, मेरी बात सुनना, इस पूरे सवाल को करने के लिए सिंपल काम बेटा, कोई ईएमएफ इंड्यूस करके सो बेटा ईएमएफ इंड्यूस निकालना पड़ता है, ईएमएफ इंड्यूस से बेटा क्या निकालना पड़ता है, करंट इंड्यूस, करंट इंड्यूस से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से बेटा क्या निकालना पड़ता है, टॉर्क निकालना पड़ता है। और वही काम मुझे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करवा रखा है। तो बच्चा बोलेगा सर समय लगेगा, बट लिसन टू मी, आराम सुनना। जैसे मैंने पहला वाला सवाल किया, इसका आंसर क्यों आया, ऐसा एक्चुअली बेटा इसका आंसर क्यों ही है। जो P है, जो पहला वाला ना, वो Q से मैच करेगा, मतलब 1 जो होगा वो Q से मैच करेगा, 1 जो होगा वो Q से मैच करेगा, 1 जो होगा वो Q से मैच करेगा, 1 जो होगा वो Q से मैच करेगा। आंसर B और D तो हो नहीं सकता। अब अगर A और C को अगर मैं देखूं तो 2 जो है वो P से मैच कर रहा है, 2 जो है वो P से मैच कर रहा है, 3 जो है वो S से मैच कर रहा है, 3 जो है वो S से मैच कर रहा है, 4 जो वो T से मैच कर रहा है, 4 जो वो R से मैच कर रहा है। तो यार आंसर A होगा या C होगा, उसके लिए मुझे 2 और 3 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये 4th वाला जो ऑप्शन है ना, ये चेक करना है, क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही है। तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं बेटा, क्योंकि बच्चा कई बार कहता है जब उसका सवाल बन रहा होता है ना, तो वो फ्लो में सोचता है कि यार मैंने सब कर लिया, और ये सब कर लिया, मुझे 4 बार करनी है चीजें। अरे 4 बार करके इसका भी निकाल लूंगा, इसका भी निकाल। अरे भाई ये जब तो निकालेगा, जब 2 को 2 सोल्व करेगा तो 2 जो होगा वो पक्की बात है 0 से मैच करेगा। क्यों, क्योंकि 2 बेटा यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी है। फिर तो अगेन पूरा लेट से थर्ड सोल्व करेगा, थर्ड सोल्व करेगा तो पक्की बात है कि बेटा इसका जो आंसर आएगा वो बेटा अल्फा/4j कैप आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें भी थर्ड जो होगा वो S से मैच करेगा। तो अगेन जो 4th वाला होगा सिर्फ और सिर्फ वही करना है बेटा, बाकी करने की आवश्यकता नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात से ये प्रूव करने की कोशिश की है कि मैच द कॉलम के अंदर अगर SCQ है तो वो पूरा सवाल ना आता हो, उसके बावजूद हम सारा सवाल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही कर सकते हैं। और इसकी एम्पल प्रैक्टिस अगर हम करके जाएंगे तो हम बड़े आराम से ये ट्रेंड्स को ढूंढ लेंगे, है ना। और वो बड़ा आपको ATS से, इन सबसे बड़े आराम से आपको बड़ा प्रैक्टिस हो रही होगी, कोकैट से, बैट से, इनसे प्रैक्टिस हो रही होगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ में बड़ा मेरे पास 2 बातें हैं। एक तो बड़ा वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला पैराग्राफ है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पैराग्राफ के अंदर बेटा मुझे ऐसा लगता है कि SCQ बेटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल बेटा आपसे SCQ पूछेंगे, मेरी ऐसी फीलिंग है। SCQ वाले सवाल थोड़े से इन जनरल आसान होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन हैं उनके मुकाबले। हालांकि बेटा टफ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ के अंदर किस तरह से अच्छा करना है उसके बारे में मैं आपसे बेटा हल्की सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना, और इस तरीके से पढ़ना कि मैं सारी के सारी इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है, आदत हमेशा डालनी है कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले सवाल पढ़ो। सर क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूं। पैराग्राफ है, उसके नीचे 3 सवाल हैं, आप पहले सवाल पढ़ो, हमेशा सवाल पढ़ो, मेरी बात मानो, सवाल पढ़ो। मैंने पढ़ लिया, पैराग्राफ तो ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। बेटा मेरे ख्याल से जे एडवांस 2006 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसी पैराग्राफ में दूसरा सवाल है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। अब मुझे पता है कि मुझे उस पैराग्राफ के अंदर क्या ढूंढना है। सवाल में ये लिखा हुआ है कि रावण कौन सा शैंपू लगाता था, तो मैं पूरे पैराग्राफ के अंदर यही ढूंढूंगा कि यार रावण और शैंपू कहां पर है। मुझे क्या पता रावण कौन सा शैंपू लगाता। पैराग्राफ अगर अच्छे से डिजाइंड है, अगर मान लो कि IIT ने अगर अच्छे से अगर पैराग्राफ बनाया है तो वो कोई नई सिचुएशन लेके आएंगे जो इस सवाल के अंदर है। और ऐसे बेटा ईमेल के अंदर और भी सवाल पूछा कि नई सिचुएशन लेके आए, कोई सुपर कंडक्टर लेके आए जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर बैठकर उसकी कंडक्टिविटी वगैरह चेक कर रहे हैं। तो और कॉम्प्रिहेंशन जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगी। और अगर आपने एक बार सवाल पहले से पढ़ लिया तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर काम करना चाहिए कि इस सवाल को करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे सवाल के अंदर कहां पर है। तो अगर क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस सिस्टम के, अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा तो यहां दिख जाएगा कि यार यहां पर मैग्लेव ट्रेन के कोई ना कोई एडवांटेजेस डिस्कस कर रखे हैं। अगर मैं यहां पर पढ़ूंगा व्हाट आर द डिसएडवांटेज, तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा मुझे दिख जाएगा कि यहां पर कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज की बात कर रखी है। ये तो खैर बहुत ही आसान सा एग्जांपल हो गया, लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा न्यूमेरिकली अगर टफ होगा तब भी करना एग्जैक्टली यही है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले उसके नीचे के सवाल पढ़ेंगे, और सवाल पढ़ने के बाद बड़ा पैराग्राफ में हम देखेंगे कि ये जो मैं सवाल जो मुझे चाहिए उसके आंसर्स कहाँ इस पैराग्राफ के अंदर छुपे हुए हैं। और मैं पैराग्राफ में बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि पैराग्राफ जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। यूनिवर्सल रूल है। पैराग्राफ अगर मान लो सिंपल 1-2 लाइन का हुआ, ऐसे बड़ा मेरे ख्याल से मैथ्स में कई बार आते हैं, बनता ही नहीं है,
क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। पैराग्राफ जितना बड़ा होगा वो सिचुएशन को उतना खोल खोल के बताएगा और सवाल जो पूछे होंगे उस सिचुएशन पे बेस्ड ही होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ से आंसर निकालना है। कई बार तो बच्चों को उस जो पैराग्राफ का जो एक्चुअल चैप्टर है वो ढंग से नहीं आता, फिर पैराग्राफ सही कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको उस पैराग्राफ में से इंफॉर्मेशन को निकालना आता है। लेकिन इंफॉर्मेशन होने के लिए बड़ा ऑफकोर्स स्पेस चाहिए, और अगर मान लो कि पैराग्राफ अगर छोटा हुआ तो इसका मतलब वो सब कुछ आपसे ही निकलवाना चाह रहा है। ऐसे केस में पैराग्राफ कई बार टफ हो जाते हैं। मैथमेटिक्स वगैरह में मैंने कई बार बड़ा पीएनसी प्रोबेबिलिटी के सवाल देखे हैं, पैराग्राफ के बिल्कुल एक एक दो लाइन के होते हैं, बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसे बड़े अच्छे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, केमिस्ट्री में बड़े अच्छे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। नई सिचुएशन लेके आते हैं और उस नई सिचुएशन को खुद ही एक्सप्लेन करते हैं और फिर 2 या 3 सवाल के अंदर पूछ लेते हैं। बड़े आराम से बड़ा वहाँ पर आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। फिजिक्स में तो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल इस तरह से पूछ रखे हैं और बड़ा मैंने वो सारे सवाल आपको करा भी रखे हैं। ठीक है, पैराग्राफ बड़ा समझ आ गया। नेक्स्ट इज बेटा न्यूमेरिकल्स में। अगेन बेटा न्यूमेरिकल्स में 2 तरह के बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, एक बेटा आपके पास इंटीजर और एक बेटा आपके पास डेसिमल वाले सवाल। मेरे ख्याल से मेरा परसेप्शन ये है कि इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ईजियर होते हैं एज कंपेयर टू डेसिमल वाले सवाल। यहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ते वक्त खास तौर से बेटा ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इन जनरल बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस साल का मुझे पता नहीं है, इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा वैसे ही हमें ट्राई करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है कि आंसर जो होगा वो नेगेटिव में हो सकता है या नहीं हो सकता। सर क्या बात कर रहे हो, आंसर नेगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल बेटा, 2023 के अंदर जो इंटीजर पूछे थे और तो साफ लिखा था नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आंसर अभी -5 है तो 5 ही लिखना था। लेकिन लास्ट ईयर मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में एक सवाल ऐसे थे जिनका आंसर नेगेटिव में था। हमने भी शायद बेटा ATS शायद 8वां नंबर का था या 7वां नंबर का था, उसमें हमने अगेन 2 सवाल ऐसे पूछे जिसका आंसर नेगेटिव में ही लिखना था। तो अगेन इंस्ट्रक्शन पढ़ते वक्त ध्यान रखना कहीं न्यूमेरिकल वाले में आंसर नेगेटिव में तो नहीं रखना, तो प्लीज एक बार हल्का सा उसको चेक कर लीजिएगा। बड़ा सबसे लास्ट मल्टी सेलेक्ट या मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। बड़ा मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना कि मैं जो बात बोल रहा हूं बड़ा उसको आराम से 1-2 बार रिवाइंड करना। मैंने क्या कहा, अगर मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन अभी भी बड़ा +4 से लेकर -2 वाला रहा, +4 मतलब कि सारे ऑप्शन आपने बेटा सही टिक या अनटिक करे हुए हैं, -2 मतलब एक भी ऑप्शन आपने अगर गलत लगाया है तो -2, और मान लो कि पार्शियली करेक्ट है कि ABC सही था, आपने सिर्फ और सिर्फ AB लगा दिया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंड सेट है और वो बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो, और वो बात ये है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन से ऑप्शन जो है ना वो सही है वो टिक करने हैं, बल्कि उल्टा सोचना है कि मुझे पूरे टाइम ये ध्यान रखना है कि कहीं मैं गलत वाला ऑप्शन टिक ना कर दूं। अगर गलत वाला ऑप्शन टिक कर दिया ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। 4 ऑप्शन है A, B, C, D। एक्चुअल आंसर जो ना वो आपके पास लेट से A, B, D है। फॉर एग्जाम्पल आपको A वाला कॉन्सेप्ट है ना बढ़िया से आता है और ये सही भी है और आपने इसको टिक भी लगा दिया। B वाला ऑप्शन बड़ा है ना कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से आता है, ये सही भी है और आपको आता है तो आपने इसको टिक लगा दिया। C वाला जो सवाल जो ऑप्शन है बड़ा, C वाला जो सवाल है वो आंसर नहीं है, और आपको पता है कि बेटा आपको पता है कि भी ना मैं ये वाला जो सवाल है ना ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, आपने इसको अनटिक कर दिया। D वाला जो सवाल है उसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि D आंसर सही है, आपने इसको टिक लगा दिया, बिल्कुल बड़ा आपको बड़े आराम से +4 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको A वाला कॉन्सेप्ट आता है, टिक लगा दिया। B वाला कॉन्सेप्ट आता है, टिक लगा दिया। D वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, आपने उसको भी टिक लगा दिया। 4 में से 3 कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से आते हैं। C वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपको अच्छे से नहीं आता, आप थोड़े से ऐसे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपने इसको लेट से टिक लगा दिया। 4 में से 3 कॉन्सेप्ट आने के बाद आपको -2 मार्क्स मिलेंगे, अगर मार्किंग स्कीम लास्ट ईयर्स वाली रहती है तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी। वो जो दूसरा बच्चा है जिसको वाला चैप्टर नहीं आता, उसने वाला साल देखा और खट से छोड़ दिया, उसको 30 सेकंड के अंदर 0 नंबर मिले। आपने इस पूरे के पूरे सवाल के साथ लगभग 3-3.5 मिनट के आसपास का समय लगाया, और उसके बाद आपको 4 में से 3 कॉन्सेप्ट बढ़िया से आते हैं, आपको आपके टीचर ने बढ़िया से पढ़ाया है, आपने उसको ढंग से इंप्लीमेंट करके तीनों कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख रखे हैं, और उसके बावजूद आपको 4 में से -2 मिल रहे हैं। उस बच्चे ने 20 सेकंड में 0 नंबर कमाए और तुमने बेटा 3.5 मिनट में 4 में -2 नंबर कमाए, और वो भी तब जब तक वो 4 में से नीचे आते थे, जस्ट बिकॉज कि तूने ये वाला सवाल टिक कर दिया, ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया जो गलत था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे से गलत नहीं टिक होना चाहिए, भले ही सही टिक वाला छूट जाए
इस कंफ्यूजन के चक्कर में। लेकिन गलत वाला टिक होते अचानक से मेरे नंबर जो ना वो बड़ा खड़ाक से ड्रॉप कर जाएंगे। तो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर कॉशियस कहां रहना है, टिक करते वक्त कॉशियस रहना है। मैं बिल्कुल 100% श्योर होऊंगा कि ये वाला ऑप्शन सही है, मैं सिर्फ तभी टिक लगाऊंगा, अदरवाइज मैं टिक नहीं लगाऊंगा। हाँ, कल को मान लो कि मार्किंग स्कीम में ऐसा आ गया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बड़ा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो फिर भी है क्योंकि बड़ा उस केस में +4 और 0 हो जाएगा, बट फिर भी ठीक है, -2 तो नहीं होंगे। बट ध्यान रखना है कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कोशिश किस बात है कि कोई भी गलत ऑप्शन में से टिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारा करे तरह पे पानी भर जाएगा। 4 की जगह बेटा कोई बात नहीं, बेटा मान लो तुमने सिर्फ और सिर्फ ए और बी लगा दिया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, यही तो होगा। लेकिन गलत ऑप्शन टिक नहीं करना है, भले ही हम है ना थोड़ा बहुत बड़ा ठीक है रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से बेटा आगे चले। नेक्स्ट अगली बेटा बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के दिया पेपर 2 की परफॉर्मेंस जो है ना वो पेपर 1 से काफी कम रहती है। मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने अभी तक अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट ही नहीं किया, वो लगातार 6 घंटे बैठने की आदि ही नहीं है। जिस टाइम पीरियड के अंदर एक्चुअल जेईई एडवांस का पेपर होने वाला है, आज से ही आपको सेट कर देना है कि उन 6 घंटों के अंदर मुझे कोई थ्योरी रिवाइज नहीं करनी, मुझे कोई है ना सॉल्व एग्जांपल्स नहीं पढ़ने, मुझे उन 6 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल करने हैं। चाहे वो प्रैक्टिस के लिए करूं, चाहे मैं टेस्ट देने के लिए करूं, लेकिन मैं सिर्फ उन 6 घंटों में सवाल ही करूंगा। रात को बिल्कुल बढ़िया आराम से 7 सवा 7 घंटे के आसपास की एक शिफ्ट के अंदर अच्छे से नींद लीजिए। दिन के अंदर मुझे 10 मिनट के लिए भी कोई नींद नहीं लेनी है। ये 2 काम अगर हमने कर दिए तो बड़े आराम से बड़ा हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बड़े आराम से सेट हो जाएगी। पेपर 2 से पहले जो बीच वाला टाइम इंटरवल है, एक्चुअल एग्जाम वाले दिन में बड़ा इस बात को ध्यान रखना है कि उसमें कुछ हैवी खाना नहीं खाना है। यूं नहीं कि पराठे बेल रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का बड़ा केले वेले चॉकलेट वगैरह जो आपको बड़ा तरह सूट करती हो और जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती हो वो काम करो। कहीं बड़ा रैंडम किसी ठेले पर बैठ के बड़ा आपको जूस भी नहीं पीना है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं जूस पी ले, रैंडम कोई ठेला है, पता नहीं उसने कैसा जूस बना रखा है, पता नहीं कितना पुराना है, वो नहीं पीना है। अगर आप केले लेके आओ वो खा सकते हो, चॉकलेट्स आपको सूट करती हो चॉकलेट्स खा सकते हो, हल्की फुल्की बड़ा एक आधा कोई रोटी हो, सूखी रोटी हो, वो भी खा सकते हो, उसमें कोई खास दिक्कत ऐसे नहीं है। पेपर 2 तभी अच्छा होगा जब आप अब से लेकर अगले 20 दिन तक अपने बॉडी को, अपने दिमाग को ट्रेन करोगे कि मुझे इस 3 घंटे के अंदर पीक परफॉर्मेंस चाहिए, और वो पीक परफॉर्मेंस ऐसे ही आएगी। पेपर 2 एक्चुअल वाले दिन एक कारण से और बिगड़ता है, और उसके पीछे मेन कारण है कि पेपर 1 देकर जैसे बड़ा बाहर निकलते ना तो कोई ना कोई चंपू बालक ऐसा जरूर बोलते हुए बाहर निकलेगा कि पेपर तो बहुत ही आसान था, ये तो जेईई मेन का पेपर पूछ लिया, मैं तो सारे सवाल करके आ गया। हालांकि वो नालायक एक भी सवाल नहीं करके आया और वो सारे करके आया तो सारे नेगेटिव करके आया, फिर भी उसने बाहर निकलकर ये बोल दिया। अब जैसे बाहर निकलते हो तो उसने ऐसा बोल दिया, हमने सुन लिया कि यार मैं तो जो 51 सवाल थे मैं तो उसमें से सिर्फ 31 सवाल करके आऊं। अरे बहुत कर दी तूने, वो झूठ बोल रहा है। तो कई बार इस तरह से बाहर निकलते वक्त या बड़ा बाहर जब जो 3 घंटे का जो ब्रेक होता है उसमें कई बार हम एक दूसरे लोगों से इस तरह से बातें करते हैं तो वो भी कई बार पेपर 2 पर इंपैक्ट डालती है। पेपर 2 अच्छा करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बैलेंस अपने आप का अच्छे से बनाएं। पेपर 2 बड़ा अच्छा करने के लिए मैं एक छोटी सी बात और बोलूंगा कि अपनी बॉडी को, माइंड को ट्रेन करने के लिए पेपर 2 को आप थोड़े से टफ एटमॉस्फेयर में दो। घर में बढ़िया से एसी कूलर अगर लगे हुए भी है ना, तब भी बाहर धूप में बैठ के पेपर 2 दो। ह्यूमिड वाले प्लेस में जाके बैठ जाओ और पेपर 2 दो। पंखे एसी सब बंद कर दो और फिर पेपर 2 दो। फिर क्या होगा कि इस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जब आप पेपर दोगे तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे बेटर कंसंट्रेट करने के लिए, बेटर फोकस्ड होने के लिए। और ये जो आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो ये आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर अच्छी खासी हेल्प करेगा। अगर आपने 2-3 बड़ा काम किया तो वो काम बन जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 के गैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर क्लास नोट्स हल्के फुल्के अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, सवाल वगैरह बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। नेक्स्ट इज बड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों ने अगर मुझे लिख के कहा कि सर रीडिंग एबिलिटीज खराब है, सर सवाल पहली बार में समझ में नहीं आता। मैं बिल्कुल क्लियरली इसमें 2-3 बातें बोलूंगा। पहली है कि सवाल हमेशा इस तरह से पढ़ो कि मुझे दोबारा ना पढ़ने पड़े, दोबारा ना पढ़ना पड़े। भले मैं दोबारा पढ़ लूं लेकिन पहली बार में उसको हमेशा ऐसा पढ़ो कि मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सवाल की एक एक लाइन पर, एक एक कोमा पर, एक एक फुल स्टॉप पर, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, मस्ट है, मे है, विल है, मे है, सब एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते पढ़ते पूरे सवाल को निपटाओ। और सवाल में जो जो इन्फॉर्मेशन हो उसको साइड बाय साइड लिखते रहो। देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन, तो बड़ा फटाक से इंक्लाइन बना लिया। ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज placed on it, the coefficient of friction between them is 0.34. This is the coefficient of kinetic friction and the coefficient of static friction on it is
म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.37. दिस ब्लॉक इज गिवन ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अप द इंक्लाइन. जो आप सवाल में पढ़ रहे हो आप उसको अपने रफ पैड के ऊपर, जो आपको पैड मिलेंगे लिखने के लिए, स्क्रिबल पैड मिलेगा, उस पर इस तरह से लिखो कि आपको एक्चुअल सवाल वापस से ना पढ़ना पड़े. अगेन पढ़ लो, दैट इज फाइन, लेकिन सवाल में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते करते मास 10 kg, चार्ज की वैल्यू 2 कूलम, ये हर इंफॉर्मेशन लिखते जाओ. इस तरह से लिख लो कि एक बार भी मुझे स्क्रीन की तरफ ना देखना पड़े. देखना पड़ जाए तो टोटली फाइन, लेकिन लिखो इस तरह से. ऐसे लिखते ही बड़ा आपका बहुत सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा. रीडिंग एबिलिटीज बेटर करने के लिए बड़ा मुझे 2-3 बातें और बोलनी है ना. पहली ये कि 2006 से लेके 2025 के जितने भी एडवांस के पैराग्राफ और जितने भी बड़ा मोर देन वन करेक्ट जो है, ये सारे के सारे सवाल बेटा एक बार वापस से लगाओ, आपकी रीडिंग एबिलिटीज और बेटर होंगी. मैं इसमें एक छोटी सी बात और बोलूंगा बेटा, और वो ये है कि HCV के जितने भी ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 हैं बुक 1 और बुक 2 के, उनको 2 सिटिंग्स के अंदर निपटा दो. आपकी रीडिंग एबिलिटीज और बेटर होंगी. खासतौर से जो लिंग्विस्टिक चीजें हैं वो एबिलिटीज आपकी और अचानक से बेटर हो जाएंगी. और सिर्फ 2 सिटिंग के अंदर, एक सिटिंग में बैठे और HCV के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 पहली बुक की निपटा दिए, फिर अगेन एक दिन बैठे और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 फटाक से बड़ा है ना HCV की जो बुक नंबर 2 है उसको फटाक से निपटा दिया. तीसरी बात, बड़ा रीडिंग एबिलिटीज बेटर करने के लिए जो भी NCERT वाले टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है उनको आराम से, अच्छे से, इत्मीनान से अकेले में नोवेल की तरह रीड करो. ये जो आप रीडिंग लगा रहे हो ये ना केवल आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेगी बल्कि फिजिक्स में और मैथमेटिक्स के अंदर भी आपकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज है उनको और बेटर करेंगी. देन उनको नोवेल की तरह इस तरह से पढ़ो कि आपके सारा कंसंट्रेशन वो सिर्फ पढ़ने में ही रहे और कोई बात आपके दिमाग में ना रहे. ऐसा करोगे बड़ा आपकी रीडिंग एबिलिटीज अभी भी ठीक ठाक इंप्रूव हो सकती है. ये सारे काम बड़ा करने की कोशिश करना. नेक्स्ट इज बड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग. मतलब मैं बहुत ही क्लियरली कहूँ तो ना, इक्का दुक्का सवाल पूरे पेपर में ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बस आंसर आने वाला ही है, बस अब आया आंसर, और उसका आंसर नहीं आएगा. उस टाइम थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाओ और छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं. खास तौर से मैथमेटिक्स में ऐसा ज़्यादा होता है. सवाल देखते लगता है कि यार तो बनने वाला है, ठीक है, और फिर हम उसको सोल्व करते रहते हैं 6 या 7 मिनट तक सॉल्व करते करते वही एक्सप्रेशन आता है जो शुरुआत में दे रखा था. और बच्चा सोचता है कि इसे 6 मिनट लग गए, बस 3 मिनट और देके फटाक से आंसर निकालता हूँ. फिर 9 मिनट हो जाते हैं, फिर कहते हैं 9 मिनट तो लग गए यार, अब 2 मिनट और ट्राई कर लेता हूँ. और ऐसे करते करते कई बार हम पूरे के पूरे पेपर को निपटा देते हैं. कोई सवाल अगर दिखने में ईजी हो और अगर हमसे नहीं बन रहा हो तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखें एंड लीव इट, कोई दिक्कत नहीं. और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, इस पेपर के अंदर जितने बच्चे आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं सबके साथ ऐसा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जो बच्चे हैं बेटा सब एक जैसे से ही हैं, उनके साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं. जो टॉपर वाला बच्चा है ना वो भी बेटा किसी न किसी सवाल के अंदर ऐसे फंसेगा, ठीक है. तो कोई ऐसा खास इशू नहीं. तो हमें सवाल को छोड़ना आना चाहिए. अगर कोई सवाल परेशान कर रहा हो, बहुत सारा समय लगने के बावजूद अगर हमसे सवाल ना बनाओ तो दिल पे नहीं करना है, दिल पे नहीं लेना है और हमें मूव ऑन करना है. बट नेक्स्ट इज हाउ टू मेंटेन फोकस एंड कंसंट्रेशन. देखो दिमाग उस दिन बिल्कुल फोकस्ड रहे, कंसंट्रेटेड रहे, तो उस दिन तो हमें कुछ ना कुछ करना ही है. लेकिन हमें अब से लेकर तब तक भी हमारे दिमाग को ट्रेन करना है इस चीज़ के लिए. मैं कुछ बातें ऊपर बोल चुका हूँ उसके लिए कि बड़ा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें. दिन में नहीं सोना है, रात में बढ़िया सोना है. अपना बड़ा जो एग्जाम को जो एक्चुअल टाइम है उस टाइम पर हमें कुछ ना कुछ सवालों की लगातार प्रैक्टिस करनी ही करनी है. मैं इसके अलावा एक बात और भी कहूँगा कि आप अपनी फोकस और कंसंट्रेशन को अच्छा करने के लिए हो सके तो हल्की फुल्की बेटा लगभग 10 से 12 मिनट के आसपास के आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो. एंड दिस मेडिटेशन विल हेल्प यू इवन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कि जो हमारा एक्चुअल एग्जाम होगा ना वो अपने आप में एक रोलर कोस्टर राइड होगी. उसमें ना 2-3 सवाल ऐसे टफ होंगे जो तुमने पहले से देख रखे होंगे और तुम कर दोगे तो उस टाइम पर अचानक से फीलिंग आए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो खुद ही भगवान हूँ, मैंने क्या ही मचा दिया है. इसी तरह से 2 या 3 सवाल ऐसे लगातार आएंगे जो मैं हिलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर के हैं. चैप्टर छोड़ो, सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा. तो उस टाइम पर अगेन एक गिल्ट फीलिंग आएगी, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ. तो इस तरह की एक रोलर कोस्टर राइड आएगी. ये जो रोलर कोस्टर राइड आएगी इसको ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ा सा काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड रहना चाहिए. और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ा अगले 20 दिनों में हल्की फुल्की मेडिटेशन बड़ा लगभग 10-12 मिनट के आसपास की ट्राई करनी चाहिए. इट विल सीरियसली हेल्प यू. मॉर्निंग टाइम बड़ा ट्राई करना, आपको बड़ा अच्छा खासा इससे फ़ायदा होगा ही होगा. मुझे बड़ा 2-3 बातें और बोलनी थी, खास तौर से कि इन अगले 20 दिनों में आपको एग्जैक्टली बड़ा करना क्या क्या है. बेटा पहला पॉइंट बोल चुका हूँ, थोड़ा आपको जो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सेट करना पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर बेटा आपकी पढ़ाई होनी चाहिए
रात को बड़ा अच्छे से नींद होनी चाहिए। अब इसमें कोई ना कोई बच्चा मुझे बोल देगा कि सर मैं रात को बड़े अच्छे से पढ़ता हूँ और मैं सिर्फ सर दिन में पढ़ता हूँ, तो सर मैं ना मेरा 1 घंटा कम हो जाता पढ़ाई का। कोई दिक्कत नहीं है, उस 1 घंटे में कौन से लट काट लेंगे अपन यार ऐसा। लेकिन आपको उन 6 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा अटेंटिव रहना है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देख रखे हैं जो एक्चुअल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसलिए खराब कर जाते हैं कि वो उस टाइम पर अटेंटिव नहीं थे, नींद में थे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दैट 1 आवर। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप बेटा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो, दिन के अंदर पढ़ाई करो, रात को अच्छे से नींद लो। एक्चुअल एग्जाम वाले दिन बीच के अगर 3 घंटे का गैप मिलता है, उसमें अगर 10-12 मिनट का आपको अगर नैप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी उसकी आदत आपको नहीं डालनी है। सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, इट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट इज बेटा कोई नया टॉपिक ना पढ़े, जो पहले से पढ़ रखे हैं उन पर फोकस करें। किसी नई चीज़ को हाथ नहीं लगाना, जो उन्हें पढ़ रखा है उस पर फोकस करें। जो आपको आता है उसी पर और बिल्ड करें, है ना। जो पहले से बड़ा पढ़ रखा है उस पर बिल्ड करें, पुरानी चीज़ ना देखें। अपनी बड़ा खुद के जो एग्जाम स्किल्स हैं उस पर फोकस करें। एग्जाम स्किल्स में किन की बातों का ध्यान रखना है, मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी किया है। मेरे पास बड़ा कल परसों एक बहुत ही प्यारे से बच्चे से बात हुई। बच्चा बहुत ही अच्छा है, उसके नंबर बड़ा ATS वगैरह में अच्छे आ रहे हैं। उसने कहा कि सर मैं PYQ मैंने देखे नहीं है, मतलब मैंने PYQ सर ऐसे किए नहीं है, PYQ ऐसे शीट में आ गए, कहीं आ गए, तो मैंने वैसे देख रखा है, अलग से मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए। मैं स्ट्रांगली सब बच्चों से कहूँगा कि एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन 6 से लेके 25 वाले PYQ जरूर देख के जाओ। फिजिक्स में तुमने सारे के सारे बड़ा सवाल लगभग आपके लिए बड़ा यूट्यूब पर ही सॉल्व कर रखे हैं, और जो बाकी बच्चे बड़ा कॉम्पिटिशन वाले हैं उनके ऑन ट्रैक वाले बैच के अंदर डाल रखे हैं। PYQs बड़ा करके जाना कंपलसरी है। अगर करना पाओ तो देख के चले जाओ, एटलीस्ट आपको पता तो रहे कि मार्किंग स्कीम कैसे होती है, किस किस तरह के सवाल पूछते हैं, है ना। सवालों की भाषा कैसे होती है, लैंग्वेज कैसे होती है, सवाल जो होते हैं वो साइज में कितने होते हैं, जो लैंग्वेज है वो किस तरह की, है ना, जैब वाले यूज़ करते हैं। तो अगेन बेटा ये सारी बातें आपको PYQs देखने से ही आइडिया लगेगा। तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्पेंड सम टाइम विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल। बेटा जब भी रिवाइज करें, क्लास नोट्स जब भी रिवाइज करें, बेटा कोशिश करें कि NCERT केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर आपके जो खुद के नोट्स हैं, आपने जो खुद के अपने हाथों से जो नोट्स लिखे हैं उनको बार बार रिवाइज जरूर करें। तो केमिस्ट्री में तो बेटा नोट्स भी पढ़ने हैं, NCERT पढ़नी है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके जो खुद के जो नोट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेटा नेक्स्ट इज अगले इन दिनों के अंदर अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे फोमो के अंदर रहते हैं, कोई रैंडम टेस्ट सीरीज दी, उसके अंदर पेपर था 360 का, अपने नंबर आ गए लेट से 60, सारे सवाल ऑब्नॉक्सियसली टफ पूछ रखे हैं, भयंकर टफ पूछ रखे हैं। उसके चक्कर में गिल्ट आ रखी है कि मुझे कुछ नहीं आता, दिन भर रो रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे। अबे 60 नंबर तो वैसे आ रहे हैं, तू पढ़ा और है। इससे अच्छा बेटा पढ़ाई कर, मेहनत कर, जो सवाल तेरे से नहीं उनके साथ टाइम स्पेंड कर। फोमो के अंदर मत रहे कि यार ना मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो कर रखा है उस पर खेल, है ना। तुमने 1 साल में 2 साल में जो कर रखा है ना, उस पर खेलने का समय आ गया। और खेलना कैसे, मैंने आपको काफ़ी हद तक सिखा दिया है। इसी तरीके से बेटा आपको खेलना है। और कोई बहुत ही भयंकर बड़ा टफ कोई तूने टेस्ट सीरीज बड़ा अगर ले भी लियो, उसमें अगर नंबर कम भी आ गया तो उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना, उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। एक्चुअल एग्जाम उतना टफ हो कंपलसरी नहीं है, और अगर टफ हो भी गया तो तेरे अकेले के लिए थोड़ी है, पूरी दुनिया के लिए है। तेरे साथ जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सबके लिए टफ है। तो जो कट ऑफ अपन सोच रहे हैं कि लेट से 27% जाएगा, हो सकता है कि वो 17% चला जाएगा। जो कट ऑफ अपन सोच रहे हैं कि 25% जाएगा, कि वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 15% चला जाए। तो एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है वो तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव परफॉर्मेंस है। तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज बेटा इन दिनों कोशिश कीजिए कि बेटा सोशल मीडिया के साउंड से, सोशल मीडिया की नॉइज़ से, सोशल मीडिया के इंप्रेशन से बेटा आप थोड़े से दूर रहो। इसके दूर रहने से बेटा आपकी कंसंट्रेशन बेटर होगी, आपकी फोकस बेटर होगा, और साथ ही साथ जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा वो भी थोड़ा सा आपका मैनेज होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेटा जो सोशल मीडिया तरह तरह का ग्रुप्स पे बड़ा बच्चे डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, तो उससे जो फोमो क्रिएट होता है उससे भी थोड़ा सा बच पाओगे, और आखिरी टाइम में आप अच्छा कर पाओगे। मैंने जैसे सोचा था कि मैं सारी बातें बोल दूंगा, मैंने सारी बातें उस तरह से बोल भी दी। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि बेटा मेरे से कोई बात मिस हो गई हो, तो प्लीज़ बेटा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में कम यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप पे या बेटा इंस्टा पे या कॉल पे मेरे से पूछ लेना। मैंने बेटा कोशिश की कि आपने मेरे से जितनी बातें पूछी हैं मैं सबका ही बड़ा बढ़िया से रिप्लाई करूँ। चलिए फिर कभी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।